नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सबका आज समाज के यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूँ। जैसा आप सब जानते हैं चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में कहीं न कहीं चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे कोई और हो, सभी मुद्दे गरमाते हैं और ऐसा ही एक मुद्दा जो कर्मचारी लेके चल रहे हैं मतलब बड़े लंबे समय से हरियाणा में भी वो है ओपीएस का मामला। और उस ओपीएस के मामले को जो लेके चल रहे हैं बड़े लगभग मान के चले कि 6 साल से जो इस संघर्ष को बिगुल बजाए हुए हैं, वो हैं हमारे साथ विजेंद्र धारीवाल जी हमारे साथ हैं, जो पेंशन संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। तो विजेंद्र जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो विजेंद्र जी जो ओपीएस का मामला है, सरकार इतनी हिचक क्यों रही है ओपीएस देने में? देखिए, ये केवल और केवल नीयत की बात है। जी, अगर सरकार की नीयत सच्ची होती, सरकार की नीयत कर्मचारियों के प्रति अच्छी होती जी, और वो चाहती कि कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा मिले, उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो, क्योंकि 25 से 30 साल तक अपनी भरी पूरी जवानी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में लगा देते हैं। तो वो निश्चित तौर पर जैसे बाकी प्रदेशों ने ओपीएस बहाल की, तो हरियाणा में भी ओपीएस बहाल करती। लेकिन कहीं न कहीं सरकार की नीयत में खोट है और मैं तो ये कहता हूँ ये मुद्दा केवल हमारे से जुड़ा हुआ नहीं है। जब सरकार ने ओपीएस खत्म करके नई पॉलिसी लेकर आए थे जिसको नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस का नाम दिया गया था, तो उसमें केंद्र बिंदु कर्मचारी ना होकर बल्कि कॉर्पोरेट्स को केंद्र बिंदु जी। रखा गया, शेयर मार्केट को केंद्र बिंदु रखा गया, उनको लाभ पहुँचाने के लिए ये नीति लाई गई थी। और इसीलिए हम इसका विरोध करें कि हमें कॉर्पोरेट्स के हवाले ना करते हुए, हमें शेयर बाज़ार के हवाले ना करते हुए तो सरकार सामाजिक सरकार एक तरफ ये कह रही है कि अगर हम ओपीएस लागू करते हैं तो इतना हमारे पास बजट नहीं है, फंड नहीं है। मतलब जो जो कर्मचारी अगर जिनकी जो ये चाहते हैं कि देश तरक्की करे कि वो उसमें कहीं न कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम बाधा बनती है। तो आप क्या मानते हैं इतना लंबा संघर्ष है, उसके बावजूद भी सरकार आपकी माँग क्यों नहीं मान रही? देखिए, दिक्कत है कहाँ? ये केवल और केवल इस मुद्दे को गुमराह करने के लिए एक शगुफा छोड़ दिया जी, सरकार के द्वारा। सरकार के लोग ये तो कह रहे हैं कि अगर ओपीएस लागू कर दी इससे अ, सरकार बजट के ऊपर ज़्यादा जी, भार पड़ेगा या इससे इतना बजट सरकार वहन नहीं कर सकती। लेकिन क्या कभी ये सरकार या उसका कोई भी नुमाइंदा कोई आंकड़े पेश कर पाया? जी, आज तक इन्होंने कभी कोई आंकड़ा पेश नहीं किया। सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। आपको याद हो कि 19 फरवरी 2023 को जब पंचकुला में हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, जी, उस घेराव के में लाठी डंडे, आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर दागे गए। जब भी आंदोलन नहीं रुका तो सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी हाई पावर कमेटी थी जिसमें मुख्य सचिव, पीएस टू सीएम और फाइनेंस सेक्रेटरी उसके अंदर शामिल थे। उनके सामने हमने सारे आंकड़े रखे। हमने यहाँ तक कहा कि जो 14% सरकार आज एनपीएस में दे रही है, अगर इसी को सरकार अपने पास रख लेती है, इसी पैसे से एक कर्मचारी को 12 से 14 साल तक ओपीएस का लाभ दिया जा सकता है। इसके लिए अलग फंड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर ये पहले जो चुनाव हुए हैं, चाहे हमने चुनाव में देखा राजस्थान का था या हिमाचल प्रदेश का था, दूसरे चुनाव में भी कांग्रेस ने कहा कि हम ओपीएस लागू करेंगे। तो क्या वहाँ पे जो ओपीएस लागू किया गया, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, तो आप क्या मानते हैं वहाँ पे उस ओपीएस लागू करने के बाद कोई फ़र्क आया है सरकार में? या राजस्थान में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने उसको चेंज कर दिया पॉलिसी को, जबकि हिमाचल में अभी लागू किया गया है उसको? देखिए, राजस्थान में, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन राज्यों के अंदर पूरी तरह से ओपीएस को लागू किया गया। जी, हालाँकि अब केंद्र सरकार के द्वारा एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम नई योजना लाई गई, जिसकी ना तो कर्मचारियों की माँग थी जी। और ना कर्मचारी संशोधन चाहते थे। तो निश्चित तौर पर ये उस चीज़ को भी कर्मचारी दरकिनार करें, लेकिन राजस्थान में आज बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है, तो वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू तो करने एक बार आप बताएँ कर्मचारियों को भी या दर्शकों को भी पता लगे कि ये जो यूपीएस जो यूनिफाइड यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, वो है क्या? यूनिफाइड पेंशन स्कीम कुछ नहीं है। ये एनपीएस से ध्यान हटाकर कर्मचारियों की और जनता की आँखों पर पट्टी बाँधने का काम है। जी, इसमें कर्मचारी को फ़ायदा कुछ नहीं होना। एक तो इसमें सबसे बड़ी जो कंडीशन लगा दी कि कर्मचारी को 25 साल से ज़्यादा की जिसकी सर्विस होगी, जी, उसी को इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, हरियाणा प्रदेश का अगर मैं उदाहरण देता हूँ, हरियाणा में 42 साल तो जनरल कैटेगरी के बच्चे को फॉर्म भरने की एज है। जी, उसके बाद अगर सारी प्रक्रिया के बाद 45 साल की उम्र में उसकी नौकरी लगती है और 58 में रिटायर तो 13 साल की जी, नौकरी। और ओबीसी के भाइयों की बात करूँ, 3 साल की उनको छूट मिलती है और उनकी कोई 10 साल की नौकरी। और एससी और एसटी के भाइयों की बात करें तो उनको 5 साल की छूट मिलती है, तो उनकी 8 साल की नौकरी, तो उनको तो लाभ ही नहीं मिलने वाला। और जनरल कैटेगरी के भी
ज्यादातर हरियाणा में जितने कर्मचारी हैं उनमें से 10 से 20% को ही इसका लाभ मिलेगा, बाकी किसी को भी नहीं। लेकिन उनको भी एक जो सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जी। जो 10% अब ताउम्र अपनी सैलरी से वो कटवाएंगे, जी। वो उसका पूरा वापिस नहीं मिलने वाला, उसको खाली हाथ लौटा दिया जाएगा। और इसमें ना मेडिकल की सुविधा, और इसके बाद अभी तो केवल 2 लाइन का नोटिफिकेशन है। अभी जो गजट नोटिफिकेशन आएगा उसमें बहुत सारी छुपी हुई शर्तें होंगी, इसलिए कर्मचारी इसको नकार रहे हैं। और हमारी मांग ओपीएस एनपीएस को बदलकर ओपीएस की थी, यूपीएस की मांग नहीं थी। ये भी केवल और केवल कॉर्पोरेट को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, इसलिए हम इसको इसका खंडन करते हुए सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से वो जल्द से जल्द ओपीएस को बहाल तो आप क्या मानते हैं कि जैसे अब हरियाणा में इलेक्शन का माहौल है, तो आप कोई ने सरकार से या विपक्ष से कहाँ मिले हो आप? ज्ञापन के माध्यम से किसने आश्वासन दिया? क्या जो वर्तमान सरकार है, उसके मुख्यमंत्री ने भी कोई आश्वासन आपको दिया ओपीएस को के लिए? देखिए 25 जून को हमने चंडीगढ़ में तमाम कैबिनेट मंत्रियों को जी। और सीएम के राजनीतिक सलाहकार को, सभी को ज्ञापन दिया था और ओपीएस बहाली की मांग की। उसके बाद हमने जिला स्तरीय हमारे आक्रोश मार्च शुरू किए थे, और अभी मंडल स्तरीय हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें 25 अगस्त को हमने अम्बाड़ा में 7 जिलों के कर्मचारियों के साथ, जहां 10,000 से ज्यादा कर्मचारी पहुंचे। अब 1 सितंबर को हिसार में 7 जिलों का प्रोग्राम है, और फिर 8 सितंबर को रोहतक में हमारा मंडल स्तरीय ओपीएस संकल्प तिरंगा मार्च। और रही बात विधानसभा चुनाव की, आपने जैसे बात की, हमने सरकार को स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगती हम आपसे मांग करेंगे, और निश्चित तौर पर अगर आप हमारी मांग को पूरा करते हो तो आपका धन्यवाद करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते, हमने लोकसभा के दौरान, चुनाव के दौरान भी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई थी, हिमाचल प्रदेश के चुनाव के दौरान वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई थी। वही मुहिम अब हम हरियाणा प्रदेश में चलाएंगे, जिसमें कर्मचारी, उसका परिवार, उसके नाते रिश्तेदार, हम सबसे आग्रह करते हुए इस बार उनकी, आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, कि सुखद भविष्य के लिए, उनके लिए सरकारी विभागों में नौकरियां के रास्ते खुलवाने के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए ओपीएस बहाली के लिए वोट करवाने का काम करेंगे, और निश्चित तौर पर इस सरकार का विरोध भी तो करेंगे। जैसे ये भी आरोप लगते रहते हैं कि कहीं न कहीं कर्मचारी जो संगठन है, वो जैसे सरकार भी कहती है कि विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि वो जो आरोप लगा रहे हैं उसको आप किस तरह से नकारेंगे, या ये आप आश्वासन देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, जो माँगे हैं वो पवन जायज़ है? पवन जी, ये केवल और केवल राजनीतिक आरोप। जी। जब कोई आंदोलन उठता है, जनता की आवाज उठती है, तो उसको गुमराह करने के लिए कह देना बहुत आसान है कि ये तो विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। जी। आप विपक्ष के हाथों में जाने क्यों देते हैं इस मुद्दे को? जी। आप ओपीएस बहाल करो, विपक्ष तक तो मुद्दा ही नहीं जाएगा। केंद्र सरकार यूपीएस लाने की बजाय अगर ओपीएस बहाल कर देती, तो ये मुद्दा तो इनकी तरफ चला जाता। इनको विपक्ष की तरफ भेजना क्यों? और विपक्ष भी लोकतंत्र में एक मुख्य कड़ी है कि अगर सरकार आवाज ना सुने, तो विपक्ष का दायित्व है वो इस मुद्दे को उठाने का काम करे। और जनता भी विकल्प के तौर पर, जब ये एक सरकार उनकी बात नहीं मानेगी, तो विकल्प के तौर पर विपक्ष की तरफ तो जाएगी, ताकि विपक्ष उनके मुद्दे को समझे, उनके मुद्दे को उठाए और सरकार बनने को रोके। तो आप क्या मानते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव था हरियाणा में, जो रिजल्ट आए, जो रिजल्ट थे, मान लीजिए आप, कांग्रेस 0 से 5 पे गई और भाजपा 10 से 5 पे आई, तो उसमें कहीं न कहीं ओपीएस का मामला उसमें प्रभावशाली रहा है या? बिल्कुल, ये हम नहीं कह रहे। हमने तो अपने लेवल पर जितना करना था वो किया। जी। ये तो खुद सरकार के नुमाइंदे मान रहे थे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को ले लीजिए, चाहे नायब सिंह सैनी जी को। उन्होंने चुनाव के दौरान ही धमकियां देनी शुरू कर दी, जब उनको लगा कि कर्मचारी इनके खिलाफ जा रहे हैं, कर्मचारी अपने मुद्दे के लिए वोट कर रहे हैं, तो उन्होंने धमकियां देनी शुरू की थी। और अब फिर विधानसभा में भी, लोकसभा में जितना बड़ा मुद्दा था, विधानसभा में उससे भी ज्यादा बड़ा ये मुद्दा बनकर उभरेगा। और इस बार तो हमने अपने परिवार को, नाते रिश्तेदारों को, सबको अपने साथ जोड़कर निश्चित तौर पर ये वोट फॉर ओपीएस की मुहिम हिमाचल प्रदेश की तरह कारगर साबित होगी और एक बदलाव लेकर। 2004 के बाद से ओपीएस लागू नहीं हुई। तो आप 2004 से लेके और 2024 तक अगर हरियाणा में ओपीएस लागू होता है, तो कितने कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा? देखिए, अगर अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर ओपीएस लागू होता है, तो लगभग 2 लाख कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। और इसका लाभ कर्मचारियों को ही नहीं, सरकार को भी मिलेगा। आज जो बाजार में निवेश किया जा रहा है, लगभग 300 करोड़ रुपया हर महीने आज बाजार में निवेश होता है। इतना ही पैसा कर्मचारियों का, लगभग 600 करोड़ के आसपास। अगर सरकार ओपीएस लागू करती है, वो पूरा पैसा सरकार के पास आना शुरू हो जाएगा। और 2 लाख कर्मचारी एक साथ रिटायर नहीं होंगे। कभी
किसी महीने 10 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, किसी महीने 50 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, तो इसको बेनिफिट मिलेगा। उसी पैसे के कुछ अंशदान से ही कर्मचारी को ओपीएस दिया जाएगा। और कर्मचारी, अगर सरकार उस फंड को अपने पास रखती है तो निश्चित तौर पर ये देश प्रदेश और कर्मचारियों के हित में होगा, और कर्मचारी भी निश्चित होकर सरकार की नीतियों तक जनता तक पहुंचाने में। तो धन्यवाद विजेंद्र जी। तो ये थे हमारे साथ विजेंद्र धारीवाल जी, जो पेंशन संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और बड़े लंबे समय से इस बात को लेकर ये आंदोलनरत हैं कि वो हरियाणा में ओपीएस लागू किया जाए। और इनका कहना है कि अगर हरियाणा में ओपीएस लागू होता है तो लगभग 2 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। और जो भी पार्टी जिसने भी ये कहा है कि हम ओपीएस लागू करेंगे, हम उसका पूरी तरह से हम सहयोग करेंगे। तो हम विजेंद्र जी का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।